नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें नवंबर के करंट अफेयर्स में कवर करने वाला हूँ और 1 से लेकर 20 नवंबर तक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कम से कम क्वेश्चन लेकिन जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं वही मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारे ही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट ही हैं। जितने भी क्वेश्चन है टोटल 56 क्वेश्चन मैं लिया हूँ इस वीडियो में, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। अभी हाल ही में देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं यू ललित, के जोसेफ, संजीव खन्ना या DY चंद्रचूड़। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन DY चंद्रचूड़ बन गए हैं देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश। ये जो है शख्स, इनका नाम है यू ललित, उदय उमेश ललित। ये थे देश के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि अब रिटायर कर गए। इनके जगह पे ये हैं DY चंद्रचूड़, मतलब धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये बन गए हैं देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और डिटेलिंग ले लेते हैं। जैसे कि यू ललित जो कि रिटायर किए, ये सिर्फ 74 दिनों के लिए थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि इसके बाद इनका रिटायरमेंट का एज हो गया। DY चंद्रचूड़ जो भी बने हैं, इनका कार्यकाल लगभग 2 सालों का रहने वाला है और ये रिटायर होंगे 10 नवंबर 2024 को। यहाँ पे इनके पिताजी का भी बात होगा जो कि थे YV चंद्रचूड़, क्योंकि ये भी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और इनकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि इनके नाम पे रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI का। ये 7 साल 139 दिनों तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। 22 फरवरी 1978 को बने थे और 11 जुलाई 1985 को ये रिटायर हुए। तो सबसे ज़्यादा समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने का रिकॉर्ड इनके पिताजी के नाम पे था, जिनका नाम था YV चंद्रचूड़। फिर एक और थे कमल नारायण सिंह, इनके नाम पे सबसे कम दिनों का CJI रहने का रिकॉर्ड है, जो कि सिर्फ 17 दिनों के लिए ये थे CJI, और ये बने थे 1991 में। फिर क्या है, भारत का संविधान का जो आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि CJI मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो भी बनेंगे और जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहेंगे, बाकी के जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन दोनों को ही अपॉइंट करेंगे भारत के प्रेसिडेंट। फिर क्या है कि कौन आखिर बनेंगे CJI, क्योंकि सारे तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो CJI कौन बनेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो 1993 में एक केस आया था, सेकंड जजेस केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे वही बनेंगे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। तो ये चारों ही जो देश हैं, ये चारों ही सेमीफाइनल खेले थे, लेकिन इंडिया इसमें हार गई थी और एक तरफ से फिर न्यूजीलैंड हार गई थी। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड फाइनल खेले थे, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर 2022 का ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। और ये 8वां ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप था जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, और ये हुआ था 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक। इसमें क्या हुआ, फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया और इंग्लैंड ने ये दूसरा अपना T20 वर्ल्ड कप जीता। पहला जीता था 2010 में। प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल में थे वो थे सैम करन, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे सैम करन। अगला जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो होने वाला है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, यही दोनों मिलकर होस्ट करेंगे 9वां ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। आइए अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? इज़ैक हर्जोग, नफ्ताली बेनेट, यार लैपिड या बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये जो शख्स हैं ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये बनने वाले हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री। इनकी जो पार्टी है लिकुड पार्टी, इनके पार्टी का नाम है, ये जीत गई है अभी 120 सीटों का यहाँ पे चुनाव हुआ, जिसमें 64 सीटें इनकी जो गठबंधन पार्टी है, इनके साथ और भी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी है, तो वो लोग जीत गए हैं 64 सीटें 120 में से। तो ये अभी सक्सीड करेंगे यार लैपिड को, जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इनको सक्सीड करने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो इजराइल के हालात ये हैं कि पिछले 3 सालों में वहाँ पे ये
5वां चुनाव हुआ है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि 73 सालों के हो चुके हैं, जिनके नाम पे एक रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, ये बन गए हैं इजराइल के, और पिछले 15 सालों में ये 5 बार इस पोस्ट के लिए चुने गए हैं। तो कैपिटल जो है इजराइल का वो है जेरूसलेम, करेंसी वहाँ पे जो चलती है वो है इजरायली शेकेल, और वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिब्रू और अरबिक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, T20 प्रारूप में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें सी, सूर्य कुमार बन गए हैं एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज। और ये इन्होंने अचीव किया भी T20 वर्ल्ड कप के दौरान, जब ये सुपर 12 का मैच खेल रहे थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, तब इन्होंने ये रिकॉर्ड को अचीव किया। और ये साथ ही साथ ये दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं T20 इंटरनेशनल में, और उन्होंने ये पोस्ट छीन लिया है मोहम्मद रिजवान से, जो कि पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज हैं। 5वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? जमशेद जे ईरानी जी, लता मंगेशकर जी, श्याम शरण नेगी जी या पंडित बिरजू महाराज? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, श्याम शरण नेगी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। तो 3 दिन के बाद, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने हिमाचल का जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे उन्होंने अपना वोट को कास्ट किया, और उसके ठीक 3 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इन्होंने अभी 34वीं बार इन्होंने मतदान किया था। ये इंडिया के ओल्डेस्ट वोटर थे, मतलब सबसे ज़्यादा बुजुर्ग वोटर। ये 106 साल के थे श्याम शरण नेगी, और 5 नवंबर 2022 को इनकी दुखद मृत्यु हो गई। और ये हिमाचल प्रदेश के थे, और उन्होंने ही हिमाचल प्रदेश में ही इन्होंने आखिरी बार अपना मतदान किया। साथ ही इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर भी थे, और इन्होंने हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में वोट दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 तारीख को वहाँ पे वोटिंग थी। और ये 31 साल के थे जब इंडिया आज़ाद हुई थी। आइए अब बात करते हैं अपने छठे प्रश्न के बारे में। हाल ही में लूला डा सिल्वा ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपके ऑप्शंस है वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील या अर्जेंटीना। तो ये वो देश है, अगर आप पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिए। तो इस देश का नाम है ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। तो इनका पूरा नाम है लुइस इनसियो लूला ड सिल्वा, और इनकी जो पार्टी का नाम है वो है लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी के ये चीफ है। और ये इन्होंने डिफीट किया है जैर बोल्सोनारो का, जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है वहाँ के, उनको इन्होंने हरा दिया है इस चुनाव में। और लूला डा सिल्वा जो कि पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2003 से लेकर 2010 तक ये पहले भी राष्ट्रपति वहाँ के रह चुके हैं। और जो पहले यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने इनके बारे में एक बात बोली थी, और वो था इनके बारे में कि ये मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन है पृथ्वी पर। इनके बारे में बराक ओबामा जी ने ये बात बोला था लूला डा सिल्वा के बारे में। तो ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया, करेंसी जो वहाँ पे चलती है वो है ब्राज़ीलियन रियल। आइए अब बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? स्पेन, कोलंबिया, नाइजीरिया या जर्मनी? तो ये जीत लिया है स्पेन ने। यहाँ पे आप स्पेन का मैप देख सकते हैं, ये यूरोपियन कंट्री है एक। अगर ग्लोबली आप देखेंगे तो स्पेन का मैप यहाँ पे है। तो आइए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि स्पेन जो कि डिफेंडिंग चैंपियन भी थी, मतलब पिछले बार भी यही चैंपियन थी, जो कि 2018 में हुआ था, और तब इनका पहला टाइटल था। इस बार ये दूसरा टाइटल है। तो इन्होंने क्या किया, अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। तो फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप जो था इस बार का 2022 का, ये 7वां एडिशन था, और ये होस्ट किया था इंडिया ने। और इंडिया साथ साथ इस बार इंडिया का डेब्यू भी हुआ था इस टूर्नामेंट में, और साथ साथ मोरक्को और तंजानिया का भी डेब्यू था, और होस्ट जो कि इंडिया थी इसका भी ये डेब्यू ही था। 16 अगस्त 2022 को एक प्रॉब्लम हो गई थी कि फीफा ने क्या किया कि AIFF जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसको सस्पेंड कर दिया था, और आरोप लगाया था AIFF के ऊपर कि इनके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मतलब जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनका प्रभाव चलता है इस पे AIFF के ऊपर थर्ड पार्टी का। तो बेसिकली ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की हुई कमेटी इसका देख रेख करती थी, जिससे फीफा नाराज़ हो गया था। लेकिन बाद में फिर 26 अगस्त को वापस से फिर रीइनिस्टेट कर दिया कि हाँ, इस बार का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया में ही होगा। और पहले स्थान पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेन जीत गई ये टाइटल, दूसरे स्थान पे रही कोलंबिया, और तीसरे पे नाइजीरिया, और चौथे पे जर्मनी थी।
आइए बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है, वो किस राज्य में है? रानीपुर टाइगर रिजर्व तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है, और साथ साथ ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व, जैसा कि क्वेश्चन में भी आप लोग देख चुके हैं, और ये 529.36 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो यूपी का ये चौथा है। तो बाकी 3 कौन कौन सा है? एक तो दुधवा, दूसरा पीलीभीत और तीसरा अमनगढ़। ये 3 पहले टाइगर रिजर्व हैं, ये बन गया है रानीपुर चौथा। और ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटका का, और जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड का, ये भारत के ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व हैं ये दोनों। एक बांदीपुर जो कि कर्नाटका का है, और जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड का है। 9वां, राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मतलब उस राज्य में आप कहीं से भी सोना खरीदिएगा तो आपको एक समान कीमत ही मिलेगा। तो वो कौन सा बन गया राज्य? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गुजरात? तो ये जो राज्य है ये है केरला बन गया है, राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य। तो ये इस तरह का ये पहला राज्य बना है जो कि यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस लॉन्च किया है, और ये होगा बैंक रेट के आधार पर। अब ये डिसीजन जो है ये लिया गया है, ये लिया गया 22 कैरेट गोल्ड के ऊपर, जो कि 916 प्योरिटी का होता है। और केरला के बारे में एक और बात जान लीजिए कि ये टॉप गोल्ड कंज्यूमिंग स्टेट है, मतलब सबसे ज़्यादा गोल्ड को कंज्यूम यहीं पे किया जाता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा इसका खरीदा जाता है। यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस जो कि बैंक रेट के आधार पर होगा, इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स हैं मतलब जो खरीदने वाले, उनको एक अपॉर्चुनिटी होगा कि ये परचेज करेंगे गोल्ड को एक रीजनेबल और एक ट्रांसपेरेंट प्राइस के ऊपर, मतलब इनके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा, सब जगह एक ही प्राइस होगा। तो ये कंज्यूमर्स को ये फ़ायदा होने वाला है। आइए अब बात करते हैं अपने 10वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला दिया है? जनरल कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए जो केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण का व्यवस्था किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू रखा है। तो इसमें क्या हुआ, 5 जजों की बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करने के लिए, जिसमें 3 जज जो थे वो सपोर्ट में फैसला दिए और दो जज जो थे इसके खिलाफ फैसला दिए। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी 3 की थी, ज़्यादा थी, इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, संविधान संशोधन को मतलब अपहोल्ड किया गया, मतलब सही बताया गया। तो 5 जो जज बैठे थे उसमें एक थे CJI जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित है, एक तो वही थे, एक थे दिनेश महेश्वरी, अगले थे S रविंद्र भट्ट, एक थे बेला M त्रिवेदी और JB पर्दीवाला। तो इस तरीके से 5 जज बैठे थे, जिसमें 2 लोग खिलाफ में जो फैसला दिए थे, एक थे UU ललित और दूसरे थे जस्टिस रविंद्र भट्ट। लेकिन चूंकि 3, जैसा कि मैंने कहा, जो मेजॉरिटी में 3 जज थे, तो इसीलिए इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। और ये जो अमेंडमेंट था ये था 103rd, मतलब 130वां अमेंडमेंट था, और इसके अनुसार 10% आरक्षण दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। किन चीज़ों में? गवर्नमेंट जॉब्स में और कॉलेजेस में ऑल ओवर द इंडिया। फिर उसके बाद क्या है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी कहा कि ये जो 50% सीलिंग जो लगाया गया था मंडल कमीशन के दौरान, तो वो क्या है, वो इनफ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब कि इसको ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये आगे पीछे मुड़ सकता है। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा ये 10% आरक्षण। 11वां प्रश्न, सुल्तान जोहोर कप 2022 ये किस देश ने जीता है? तो सुल्तान जोहोर कप जो होता है ये होता है हॉकी के खेल में। तो ये जीत लिया है, इंडिया ने जीत लिया है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस कप को 2022 में जीत लिया है। तो इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम इसने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, और ये था 10वां एडिशन 2022 वाला। तो ये हुआ कहाँ? ये हुआ जोहोर बाहरू जो कि मलेशिया में है, और स्टेडियम का नाम था तमान दया हॉकी स्टेडियम, और ये इंडिया का 3रा टाइटल है। और ये साथ साथ इंडिया ने ग्रेट ब्रिटेन के रिकॉर्ड का बराबरी कर लिया, उसने भी 3 बार ही जीता है। तो इंडियन का जो एक प्लेयर है, इंडिया का प्लेयर शारदा नंतिवारी, वो थे टॉप गोल स्कोरर थे पूरे टूर्नामेंट के, और इन्होंने किया था 7 गोल। और जो प्लेयर ऑफ द फाइनल थे वो थे सुदीप चिर्माको। 12वां प्रश्न, हाल ही में गुजरात के मोरबी शहर में पुल गिरने से हुए हादसे में 135 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। यह पुल किस नदी पर बना था? नर्मदा नदी पर, साबरमती नदी पर, मच्छू नदी पर या तापी रिवर नदी पर? तो ये बहुत ही एक हृदय विदारक घटना थी, बहुत ही दुखद घटना थी। तो ये जो पुल था वो था
मच्छू नदी पर था ये पुल। और इस पुल का जो नाम था वो था झूलतो पुल। और ये क्या था, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए था। ये सस्पेंशन ब्रिज था और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1879 में, मतलब अंग्रेजों के ज़माने का ये था, पुल बना हुआ था। और इसमें क्या है, मतलब 135 विक्टिम्स जो टोटल मरे, इसमें 55 से ज़्यादा लगभग थे जो थे बच्चे थे। और ये जो पुल की लंबाई है वो है 233 मीटर लगभग, और ये मच्छू नदी पर बनी है जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये क्या कनेक्ट करती है, ये दरबारगढ़ जो पैलेस है इसको लखदिरजी इंजीनियरिंग कॉलेज से ये पुल इन दोनों को कनेक्ट करती है। और ये लगभग 150 साल पुराना ब्रिज था और ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन था इस ज़िले के लिए था। और साथ ही साथ इस पुल को एक इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इस पुल का जो कैपेसिटी था वो सिर्फ 150 लोगों का था, लेकिन उस टाइम पे लगभग 500 से ज़्यादा लोग थे इस पुल पर, जिसमें औरतें और बच्चे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे जब ये कोलैप्स हुआ था। इसीलिए औरतों और बच्चे इस पुल के इस घटना में ज़्यादा हताहत हुए हैं। और ज़्यादातर जो लोग थे वो इसमें छठ पूजा के रिचुअल्स को यहाँ पे मना रहे थे। छठ पूजा जो कि नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही खास त्यौहार है, उसके रिचुअल्स को ही मना रहे थे कुछ लोग जब ये घटना हुई उस दौरान। 13वां प्रश्न, हाल ही में मानगढ़ धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है ये मानगढ़ धाम? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या राजस्थान? तो ये जो मानगढ़ धाम है ये स्थित है राजस्थान में। और ये क्या है, ये किस ज़िले में है? ये बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान का है वहाँ पे ये स्थित है। और ये जो मानगढ़ धाम है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भील कम्युनिटी के लिए, और साथ ही साथ कई और कम्युनिटी जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में जो बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए ये जगह बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है उनके लिए। 14वां प्रश्न, 2.92 मिलियन लोगों के साथ कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बन गई है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो कि यूएसए में है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया का या वॉलमार्ट? तो कौन सा बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कंपनी? तो ये बन गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि इंडिया की है, वो बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी नियोक्ता। यहाँ पे आप डेटा देख रहे हैं जो कि ये जो डेटा है ये है स्टैटिस्टा का डेटा है ये। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखिए सबसे ऊपर है, यहाँ पे 2.99 मिलियन लोग हैं इस पे कार्यरत हैं। तो इसमें क्या है, ये जो जर्मन स्टैटिस्टा इन्फोग्राफिक्स है तो यहाँ पे थोड़ा सा विवाद है, कुछ लोग 2.92 मिलियन लिख रहे हैं और कहीं पे 2.99 मिलियन लिख रहे हैं। हालांकि पहले नंबर पे हो गई यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिया की, ये हो गई है सबसे बड़ी एम्प्लॉयर हो गई है दुनिया की। दूसरे नंबर पे जो है वो है अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, बहुत सालों से पहले नंबर पे थी, अब हो गई है दूसरे नंबर पे। 2.91 मिलियन पर्सनल इसमें कार्यरत हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, ये सब तो सरकारी है क्योंकि ये देख रहे हैं आप रक्षा जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया और अमेरिका का है, ये सब तो सरकारी है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें वॉलमार्ट जो है ये सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी है 2.3 मिलियन पर्सनल के साथ, और अमेज़ॉन जो है ये दूसरे नंबर पे है 1.6 मिलियन, मतलब इसमें लोग कार्यरत हैं। 15वां, हाल ही में किनका निधन हुआ जो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे? बप्पी लहरी, सिद्धू मूसेवाला, लता मंगेशकर या जमशेद जे ईरानी? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जमशेद जे ईरानी, यही मशहूर थे स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से। और इनका निधन हुआ 86 साल की उम्र में टाटा मेन हॉस्पिटल जो कि जमशेदपुर में है, यहाँ इनका निधन हो गया। इनको 1997 में मिला था इनको ऑनरेरी नाइटहुड का अवार्ड मिला था, और ये दिया गया था ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, जिनकी भी अभी मृत्यु हो गई अभी 1-2 महीने पहले। फिर 2007 में इनको मिला था पद्म भूषण जो कि इंडिया का तीसरे नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है, पहले पे भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरे पे है पद्म भूषण। आइए अब बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट में दिया जाता है ट्रॉफी, तो 2022-23 में यह ट्रॉफी किसने जीता है? मुंबई, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या विदर्भ? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मुंबई इस ट्रॉफी को जीत ली, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को। और ये 15वां एडिशन था इस ट्रॉफी का, और ये इंडिया में ही खेला गया, तो ऑब्वियसली इंडिया का लोकल है ये। तो 11 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2022 तक ये चला था, और फाइनल में क्या हुआ, मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हरा दिया 3 विकेटों से, और ये मुंबई का पहला टाइटल है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पहला टाइटल है ये। तमिलनाडु जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी वो इस बार हार गई। सबसे ज़्यादा रन बनाए यश धुल ने जो कि दिल्ली के तरफ से खेल रहे थे, ये 36 था,
और सबसे ज़्यादा विकेट जो था वो था सिद्धार्थ कौल, जो कि टूर्नामेंट में लिए और ये लिए 19 विकेट। आइए अब बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगे? चीफ गेस्ट 17th प्रवासी भारतीय दिवस में डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, फोमियो किशिदा, जो बिडेन या व्लादिमीर पुतिन। तो ये उनकी तस्वीर है, इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो ये जो है ये गुयाना देश के ये प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, यही होंगे चीफ गेस्ट 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन होगा उसके। और ये कब से कब होगा? 18 से लेकर 10 जनवरी तक होगा ये 2023 में, और ये होने वाला है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ ये होने वाला है ये कन्वेंशन, ये सम्मेलन। और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जो इंडियन ओवरसीज़ कम्युनिटी है, मतलब इंडिया की है लेकिन अदर देशों में रहती है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के डेवलपमेंट में, उसको मनाने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये 9 जनवरी ही क्यों चुना गया डेट? ये इसलिए चुना गया क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1915 को ही महात्मा गांधी जो थे वो पहले रहते थे साउथ अफ्रीका में रहते थे, वहाँ से लौट कर ये आए थे इंडिया 9 जनवरी 1915 को, और फिर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और देश को आज़ाद करवाया। तो इसी डेट के उपलक्ष्य पे 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 18वां, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? पहली वैदिक घड़ी दुनिया की वाराणसी यूपी, अयोध्या जो कि यूपी में, न्यू दिल्ली में, या उज्जैन एमपी में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, उज्जैन एमपी में लगाई जाएगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। और ये कहाँ लगाई जाएगी? ये लगाई जाएगी 300 साल पुरानी जो जीवाजी ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे ये लगाई जाएगी, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी जीवाजी ऑब्जर्वेटरी? ये बनाई गई थी महाराजा सवाई राजा जयसिंह जो कि जयपुर के थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था 1719 में। तो ये जो वैदिक घड़ी जो लगेगा उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, अनुमानिक आंकड़ा, वो है 1.62 करोड़ रुपीज़, मतलब 1,62,00,000 के लगभग इसमें खर्च आएगा। और इसका एम क्या है लगाने का? तो मतलब लोगों को फेमिलियर बनाना है, किसके लिए? वैदिक टाइम कैलकुलेशन के अनुसार लोगों को फेमिलियर करना है, इसीलिए लगाया जाएगा। 19वां, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामजद किया गया है? फिक्की के अगले अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? वीके कृष्ण गुप्ता, सुब्रकांत पांडा, संजीव मेहता या किशोर कुमार बासा। तो ये बनने वाले हैं सुब्रकांत पांडा, फिक्की के अगले अध्यक्ष। अब फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यही है फिक्की का फुल फॉर्म। तो इसने अनाउंस किया है कि मिस्टर सुब्रकांत पांडा होंगे इसके अगले प्रेसिडेंट। अभी ये क्या है? ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फिक्की के अभी फिलहाल, सुब्रकांत पांडा। अब ये सक्सीड करेंगे संजीव मेहता को, जो अभी हैं प्रेसिडेंट है फिक्की के, उनको ये सक्सीड करने वाले हैं। फिक्की का फाउंडेशन कब रखा गया था? ये रखा गया था 1927 में। फिक्की का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। 20वां, एजुथाचन पुरस्कार जो कि एक पुरस्कार है केरला का, ये 2022 में ये किनको मिला है? मधु कंकरिया, डॉक्टर माधव हड्डा, ए सेतु माधवन या नन ऑफ द एबव। तो ये जो शख्स हैं ये हैं ए सेतु माधवन। बाकी जो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आप देख सकते हैं, मधु कंकड़िया और डॉक्टर माधव हड्डा, इनको मिला है बिहारी पुरस्कार मिला है, बिहारी पुरस्कार मिला है। और ये जो ए सेतु माधवन है इनको मिला है एजुथाचन पुरस्कार 2022 का। तो ये जो एक बहुत ही बड़े एक मलयालम राइटर हैं, फिक्शन राइटर हैं ए सेतु माधवन, इन्हीं को चुना गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा इस अवार्ड के लिए, एजुथाचन अवार्ड के लिए। और इसमें क्या है, इनको किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि इनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है मलयाली भाषा और लिटरेचर में, उनके लिए ये दिया जा रहा है। और ये जो अवार्ड है ये रखा गया था इनके नाम पे, थुनचाथु रामानुजन एजुथाचन के नाम पे यह अवार्ड रखा गया है, जो कि 16वीं सेंचुरी के एक बहुत बड़े कवि थे। और इनको साथ साथ मलयालम भाषा के पिता के रूप में भी, जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इस अवार्ड में 5 लाख रुपए मिलते हैं और बाकी एक साइटेशन भी मिलता है। 21वां, हाल ही में किन 2 लोगों को बिहारी पुरस्कार मिला है? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि वो है मधु कंकरिया और माधव हाडा, यही दोनों को मिला है। ये देखिए, ये है माधव हाडा और ये है मधु कंकरिया, इन्हीं दोनों को मिला। तो नोटेड राइटर्स है दोनों, मतलब अच्छे राइटर्स है दोनों, मधु कंकड़िया और डॉक्टर माधव हड्डा। तो इन दोनों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार रिस्पेक्टिवली मिला है। तो मधु कंकड़िया, इनको जो ये पुरस्कार मिला, इनको मिला है इस नॉवेल के लिए जो कि हम यहाँ थे, इस नॉवेल के लिए मिला है। और माधव हड्डा को मिला है ये इनके काम के लिए, पचरंग चोला पहाड़ सखी रे, इनके लिए मिला है माधव हड्डा को। और ये जो हम यहाँ थे इनके लिए मिला है मधु
कंकड़िया को। तो ये क्या है, बिहारी पुरस्कार जो है ये वन ऑफ द 3 लिटरेरी अवार्ड्स है जो कि के बिरला फाउंडेशन देती है। टोटल ये 3 अवार्ड देती है, उसमें से एक है बिहारी पुरस्कार जिसका गठन किया गया था 1991 में। 22वां मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 ये किस देश में शुरू हुआ है? तो हर साल ये नेवल एक्सरसाइज है, ये हर साल होता है। तो इस साल 2022 में कहाँ शुरू हुआ है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडिया? तो ये शुरू हुआ है जापान में 2022 का जो नेवल एक्सरसाइज है। और ये 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार एक्सरसाइज हो रहा है जो कि योकोसुका जापान में हो रहा है। इसमें और भी देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया के साथ साथ। तो मालाबार जो एक्सरसाइज है ये शुरू हुआ था 1992 में, इंडियन और यूएसए मतलब अमेरिकन नेवी के बीच में ये स्टार्ट हुआ। और ये अभी फ़िलहाल जो इस साल का ये 8 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। टोटल 4 देश है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। और ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली बाईलेटरल मतलब 2 देशों के बीच में, इंडिया और यूएस नेवी के बीच में, लेकिन बाद में जापान इसका परमानेंट मेंबर बन गया 2015 में। 23वां क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन? एम करुणानिधि, प्रोफेसर राका आर्या, प्रोफेसर डीपी वर्मा या ऋतुराज अवस्थी? तो ये जो शख्स हैं ये हैं ऋतुराज अवस्थी जो कि बन गए हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। तो लॉ कमीशन जो कि 4 सालों के बाद इसका गठन हुआ है और इसका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल होगा। तो इसके जो अध्यक्ष बन गए हैं ये हैं रिटायर्ड कर्नाटका के मतलब कर्नाटका हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी, इनको बना दिया गया, इसका चेयरपर्सन बना दिया गया। तो गवर्नमेंट कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे ये सोल्व करने वाली है, ये अपने हाथ में लेने वाली है। और ये जो लॉ कमीशन है ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब ना तो संवैधानिक बॉडी है ये, ना तो एक वैधानिक बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो कैसे गठन हुआ था इसका? सरकार के एक ऑर्डर से इसका गठन हुआ था, मतलब संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है और ना तो कोई कानून इस पे बनाया गया है। तो इसका मेन काम क्या होगा? लॉ कमीशन का मेन काम होता है इसका वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म के लिए काम करना ही लॉ कमीशन का सबसे मेन काम है। 24वां प्रश्न, 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 ये किस देश में शुरू हुई है? यूएसए, इंडिया, चाइना या साउथ कोरिया? तो जो 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप है ये शुरू हुई है साउथ कोरिया में। इसमें इंडियन कई प्लेयर जैसे मनु भाकर, मेहुली घोष, अर्जुन बबूता और दिव्यांश सिंह पनवर जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। टोटल 36 इंडियन प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो कि साउथ कोरिया में इसका आयोजित होने वाला है। 25वां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? मोहम्मद तैयब इकराम, मार्क कोड्रोन, सैफ अहमद या नरेंद्र बत्रा? तो ये चुने गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम। तो जो एशियन हॉकी फेडरेशन के सीईओ हैं मोहम्मद तैयब इकराम जो कि मकाऊ के हैं, ये चुने गए हैं, नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। तो ये सक्सीड करेंगे इंडिया के नरेंद्र बत्रा को। हालांकि अभी सैफ अहमद है इसके चीफ, लेकिन ये चूँकि एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो इसके पहले जो फुल टर्म प्रेसिडेंट थे वो थे नरेंद्र बत्रा, तो इनको ये सक्सीड करने वाले हैं इस पोस्ट के ऊपर। 26वां, COP27 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP27 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? इजिप्ट, इंडोनेशिया, जापान या जर्मनी? तो ये शुरू हुआ है इजिप्ट में COP27। तो ये जो है COP27 ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है 2022 में, ये होस्ट कर रही है, इजिप्ट होस्ट कर रही है। तो ये डिसीजन लिया गया क्योंकि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि वो इसको होस्ट करना चाहते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिहाफ पे। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इजिप्ट के वो हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, तो उन्हीं के इंटरेस्ट पे ये वहाँ पे होस्ट किया जा रहा है। UAE को चुना गया है COP28 के लिए, वहाँ ये होस्ट करने वाला है UAE, इसके लिए चुना गया है और ये होगा 2023 में। तो COP क्या है? एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है किसका? UNFCCC का। 27वां, किस वर्ष को आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर घोषित किया गया है? आसियान जो कि एक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है, और साथ ही साथ इंडिया, इन दोनों का फ्रेंडशिप ईयर किस ईयर को घोषित किया गया है? 2021, 22, 2024 या 2025? तो ये घोषित किया गया है 2022 को। तो आसियान और इंडिया ये दोनों अपनी दोस्ती का 30वां साल ये मना रहा है।
तो इंडिया जो है वो इनिशियली एक सेक्टोरल पार्टनर था सिर्फ आसियान का, और ये कब हुआ था 1992 में। लेकिन बाद में जब गहराई बढ़ने लगी, मतलब दोनों के बीच व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो इस स्टेटस को चेंज करके कर दिया गया डायलॉग पार्टनर, और ये किया गया 1996 में। तो आसियान जो है, जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये सेटअप किया गया था 1967 में। तो इसमें टोटल जो है 10 मेंबर हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन के, और वो जो 10 मेंबर है वो हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। 28वां, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2022 की रैंकिंग में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, IBM या अल्फ़ाबेट? तो जो पहले नंबर पे वो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ग्लोबल रैंकिंग को टॉप किया है ये साउथ कोरियन जायंट, जो कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, साउथ कोरिया की है, तो इसने इसे टॉप किया है। इसके बाद है US जायंट, माइक्रोसॉफ्ट है, इसके बाद फिर IBM है, अल्फ़ाबेट है, एप्पल है, ये सब US का ही है। एक जो है सैमसंग वो है साउथ कोरिया का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कि इंडिया का है, वो जो है वो 20वां स्थान पाया है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो 20वां स्थान पाया है। पहले स्थान पे साउथ कोरियन जायंट सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है। और इसके अलावा, मतलब रिलायंस के अलावा, इंडिया की और कोई कंपनी टॉप 100 में भी नहीं है। 29वां, हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से किस भारतीय रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? बड़ोदरा स्टेशन, इंदौर स्टेशन, वाराणसी स्टेशन या भोपाल स्टेशन? तो ये मिला है भोपाल स्टेशन को मिला है ईट राइट स्टेशन का अवार्ड। और ये कौन दिया है? FSSAI, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसने अवार्ड किया है भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है हाई क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड जो अपने पैसेंजर्स को देती है स्टेशन, इसीलिए इसको ये अवार्ड मिला है। तो इसमें क्या है, एक FSSAI का मतलब ये एक एफर्ट है, एक प्रयास है, किस लिए है ये? एक कंट्री के जो फूड सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना चाहती है, ताकि पैसेंजर को अच्छा से अच्छा सेफ और हेल्दी खाना और सस्टेनेबल खाना मिले सभी पैसेंजर को। तो FSSAI जो कि ये अवार्ड देती है, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? ये हुआ था अगस्त 2011 में, और FSSAI का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। 30वां, नवंबर 2022 में लॉन्च होने वाले भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट का क्या नाम है? मतलब ये रॉकेट जो है ये पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट है, तो इसका नाम क्या है? विक्रम-S, अग्नि-S, फाल्कन 9 या LMB-3? तो इसका जो नाम है वो है विक्रम-S। तो इंडिया मतलब लॉन्च करने जा रहा है, भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का एक रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है 15 नवंबर को। अब तो ये लॉन्च कर दी है इंडिया, तो ये लॉन्च करेगी इसरो का जो एक श्रीहरिकोटा है, जो लॉन्च पैड है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसे लॉन्च किया जाएगा। ये एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, और ये इंडिया की पहली प्राइवेटली डेवलप्ड ये रॉकेट है। तो इसको डेवलप कौन किया है? डेवलप किया है स्काई रूट एरोस्पेस। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस जो है इसने डेवलप किया है, और ये हैदराबाद में बेस्ड एक स्टार्टअप है, उसी ने इस बनाया है निजी क्षेत्र के इस रॉकेट को। इसमें क्या है, 3 पेलॉड को लॉन्च किया जाएगा, और ये एक मिशन प्रारंभ के अंतर्गत इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 2 इंडियन होंगे और एक फॉरेन कस्टमर इसमें होंगे। 31वां प्रश्न, 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? USA, कनाडा, जापान या इंडिया? तो इसकी मेजबानी करने वाला है इंडिया, या मतलब न्यू दिल्ली भी आप कहिए क्योंकि ये कैपिटल है। तो ये होस्ट करने वाला है IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का। और ये इंडिया जो है ये तीसरा विमेंस वर्ल्ड कप जो है चैंपियनशिप इंडिया होस्ट करने वाला है, और ये पिछले 6 साल में ये दूसरा ऐसा कप है जो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। और इसके लिए MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर लिया गया है। किसके बीच में? IBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और BFI मतलब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में ये MOU साइन कर लिया गया है। IBA का जो प्रेसिडेंट है वो है उमर क्रेमलेव, और BFI के जो प्रेसिडेंट है वो हैं अजय सिंह। तो BFI और IBA ये दोनों मतलब एक काम कर रहे हैं किस बारे में? इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इसमें बाउट रिव्यू सिस्टम। ये पहली बार इंट्रोड्यूस होने वाला है इस तरीके के टूर्नामेंट में। तो ये होने वाला है इस बार 2023 के विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बाउट रिव्यू सिस्टम आपको देखने को मिलेगा।
32वां प्रश्न, 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई है? 750 करोड़, 800 करोड़, 850 करोड़ या 900 करोड़? तो 15 नवंबर को हो गई है दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़। तो जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसके प्रोजेक्शन के अनुसार वो कह रही है कि 8.5 बिलियन मतलब 850 करोड़ हो जाएगी 2030 तक, 9.7 बिलियन हो जाएगी 2050 तक, और आगे जाकर ये पीक करेगी 10.4 बिलियन करेगी ये 2080 तक। सिंस 1800 मतलब 1800 ईस्वी से अगर देखा जाए तो दुनिया की जो आबादी है ये 8 गुना बढ़ी है 1800 से अगर देखा जाए तो, और जिसमें कि 1 बिलियन से लेकर 8 बिलियन तक हो गई है दुनिया की आबादी। उस समय सिर्फ 1 बिलियन थी, अभी 8 बिलियन हो गई है। 33वां, 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है 2022 का? ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, निखत जरीन, अचांता शरद कमल या विश्वनाथन आनंद। तो ये मिला है 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचांता शरद कमल को मिला है। ये एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इसे ही मिला 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये क्या है? हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है जो कि इंडिया में एक स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। तो ये जो खेल रत्न अवार्ड है ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस को इस पे मतलब परफॉर्मेंस पे नज़र दिया जाता है इस अवार्ड को देते टाइम। हालांकि पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके 2021 में कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस अवार्ड का शुरुआत हुआ था 1991-92 में, और जो पहले पर्सन थे इस अवार्ड को लेने वाले वो थे विश्वनाथन आनंद, जो कि एक चेस प्लेयर है, लेजेंडरी चेस प्लेयर। 34वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मतलब न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, सौरव गांगुली, जय शाह, ग्रेग बार्कले या डॉन ब्रैडमैन? तो आईसीसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। तो ये हैं ये न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बार्कले, और इनको चुन लिया गया है आईसीसी का नया चेयरमैन अगले 2 सालों के लिए। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है, बीसीसीआई मतलब फुल फॉर्म अगर देखा जाए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इसके जो सचिव हैं जय शाह, इनको चुना गया है हेड ऑफ द आईसीसीज ऑल पावरफुल फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी के हेड इनको चुन लिया गया है इस बोर्ड मीटिंग में। और रोजर बिनी जो है वो अभी बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, रोजर बिनी अभी। 35वां क्वेश्चन, आसियान देशों का 11वां सदस्य कौन बना है? अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन के पहले हम लोग जिक्र देखे थे आसियान के बारे में, तो आसियान के 10 मेंबर थे, लेकिन अब 11वां सदस्य बन गया आसियान का। तो वो कौन बना है? मलेशिया नहीं, ये तो ऑलरेडी एक मेंबर है। जापान ये नहीं बना है, इंडिया भी नहीं बना है। तो ये है टिमोर लेस्टे, इसको पहले ईस्ट तिमोर के भी नाम से इस देश को जाना जाता था, ईस्ट तिमोर। ये बन गया है आसियान देश का, आसियान जो देशों का जो समूह है वो उसमें 11वां देश उसमें बन गया है। तो आसियान मेंबर एग्री कर गई है इस बात को कि ईस्ट तिमोर को बनाया जाए 11वां मेंबर, इस ब्लॉक का, आसियान ब्लॉक का बनाया जाए 11वां मेंबर। तो आसियान पहले एक रीजनल ब्लॉक था जिसका जो फाउंडेशन हुआ था 8 अगस्त 1967 को हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था इसका फाउंडेशन। तो शुरू में जो इसके 10 मेंबर थे वो थे ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अब 11वां जो है वो बन गया है ईस्ट तिमोर। तो इसका जो हेड क्वार्टर है आसियान का वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। 36वां, लवलीना बोर्गोहीन इंडियन प्लेयर है, मुक्केबाज प्लेयर है। तो ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीती है? तो ये जीती है गोल्ड मेडल जीती है इस चैंपियनशिप में। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी लवलीना बोर्गोहीन, और ये अभी जीत गई है गोल्ड मेडल 75 केजी के कैटेगरी में, और ये हराई है रुज़मेतोवा सोखिबा जो कि उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं, इनको ये हरा दिए। तो ये जो है लवलीना बोर्गोहीन का तीसरा एशियन चैंपियनशिप मेडल है। इसके पहले ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी 2017 और 2021 में। 37वां प्रश्न, नताशा पिर्क-मुसर ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आइवरी कोस्ट, एस्टोनिया, स्लोवेनिया या स्विट्जरलैंड? तो ये जो नताशा पिर्क-मुसर हैं ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तो पिर्क-मुसर जो है, नताशा पिर्क-मुसर, ये 54 सालों की है, और इसी देश से यूगोस्लाविया टूट गया था, एक अलग देश बन गया था। तो स्लोवेनिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी 1991 में। तो तब से लेकर ये पहली विमेन है जो कि एज ए प्रेसिडेंट सर्व करने जा रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ की है वो है रॉबर्ट गोलोब। इसका जो कैपिटल है वो है लुबलियाना। 38वां,
चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड, इंडिया, यूएसए या इंडोनेशिया? तो जो चौथा कबड्डी विश्व कप होने वाला है उसकी मेजबानी करेगा इंग्लैंड। तो ये जो कबड्डी वर्ल्ड कप है ये होगा वेस्ट मिडलैंड रीजन, जो कि यूके का रीजन है, तो वो ये होस्ट करने वाला है। और ये कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में होने वाला है और ये पहली बार होगा जब एशिया के बाहर ये होस्ट होगा। तो ये फर्स्ट एडिशन है 2020 से, क्योंकि कोविड-19 के कारण उसके बाद ये हो नहीं पाया था। और पिछला जो 3 एडिशन हुआ है कबड्डी वर्ल्ड कप का वो सभी हुआ इंडिया में, और इंडिया चूँकि होस्ट था तीनों बार इंडिया ने ही इसको जीता है कबड्डी वर्ल्ड कप को। 39वां प्रश्न, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली, प्रगति मैदान नई दिल्ली में शुरू हुआ है 41वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो ये जो फेयर है ये स्टार्ट किया जा रहा है 14 नवंबर से लेकर और ये चलेगा 27 नवंबर तक। 40वां, भारत का पहला जैविक डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में है। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसको नेशन को डेडिकेट किया है और ये भारत का पहला ऐसा होगा जो कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, जो कि भारत का पहला इस तरीके का है और ये फरीदाबाद हरियाणा में इसका स्थापित किया जाएगा इसको। 41वां, यूनेस्को के अनुसार किस वर्ष तक विश्व धरोहर के ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे? तो यूनेस्को के अनुसार जो है ये 2050 तक विश्व धरोहर के जो ग्लेशियर हैं वो समाप्त हो जाएंगे। 42वां, G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य की कलाकृतियां भेंट करेंगे? तो ये भेंट करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की जो कलाकृतियां हैं उसको ये भेंट करेंगे। 43वां, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो G7 विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये आयोजित की गई जर्मनी में। 44वां, तोखु इमोंग ये किस राज्य का त्यौहार है? तो ये जो है ये नागालैंड राज्य का त्यौहार है तोखु इमोंग। 45वां, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। इससे क्या होगा कि फ्लड आने वाला उसकी जानकारी पहले से मिल जाएगी। 46वां प्रश्न, हाल ही में पासेक्स नौसेना अभ्यास ये किन 2 देशों के बीच में संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज होता है, नौसेना अभ्यास होता है पासेक्स। 47वां, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। 48वां, हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें अभी हाल ही में इंडिया देश इस ब्लॉक में शामिल हुआ है। 39वां, 2020 से लेकर 2021 ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है 2020-21 इसको किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार का जो है उसने जारी किया है 2020-21 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी किया है। 50वां, 21वीं एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है इंडियन टीम ने। 41वां, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? सूर्यकांत पांडा, किशोर के बासा, अनिल चौहान या नन ऑफ द एबव? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है किशोर के बासा। 52वां, विनिंग द इनर बैटल इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं एक फेमस क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो इसके राइटर हैं। 53वां प्रश्न, भारत में मेटा का प्रमुख किन्हें बनाया गया है? संध्या देवनाथन, अजीत मोहन, मनीष चोपड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में जो मेटा के चीफ बनाए गए हैं वो है संध्या देवनाथन। तो मेटा जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल सोशल मीडिया कंपनी है, पहले इसका नाम फेसबुक था, अब बदल के इसे मेटा कर दिया गया है। तो इन्होंने संध्या देवनाथन को अपॉइंट किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया के रूप में 17 नवंबर 2022 को। तो ये क्या है, इंडियन ऑपरेशंस को ये लीड करेंगी और ये सक्सीड करने वाली हैं अजीत मोहन को, जो कि अब स्नैप इनकॉर्पोरेशन को ज्वाइन कर लिए हैं अजीत मोहन। तो मेटा
जिसको कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द 5 बिग टेक कंपनीज, यूएसए का है ऑब्वियसली, तो यूएसए में इसको मतलब टॉप के जो 5 है उसमें से एक माना जाता है मीटा को। तो ये क्या है, इसके जो ऑनर है मीटा का वो है ऑनर ऑफ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये सभी के ऑनर एक ही हैं और वो हैं फाउंडर एंड सीईओ जो कि है मार्क जगरबर्ग। सब इन्हीं का है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मीटा मतलब फेसबुक, सब इन्हीं के ऑनर जो हैं वो एक ही हैं, मार्क जगरबर्ग। 54वां, हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया है? नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का एक पूर्णकालिक सदस्य अभी बनाया गया है, तो किन को बनाया गया है? किशोर के बासा, सूर्यकांत पांडा, अरविंद विरमानी या इनमें से कोई नहीं। तो एक अभी जो पूर्णकालिक सदस्य वो बनाए गए हैं अरविंद वर्मानी। तो नीति आयोग जो कि गवर्नमेंट का एक प्रीमियर थिंक टैंक है जो कि पॉलिसी बनाने में मदद करती है केंद्र सरकार को, इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसको हेड करेंगे। प्रेजेंटली मतलब अभी इसके 3 मेंबर थे, वीके सारस्वत, रमेश चंद, वीके पॉल, और अब बन गए हैं अरविंद वर्मानी, बन गए इसके अगले पूर्णकालिक सदस्य। तो ये कौन है? ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये रह चुके हैं अरविंद वर्मानी। 55वां, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। 2023 में भी हाल ही में 2023 का जो रिलीज़ किया गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 8। 56वां और आखिरी प्रश्न, काशी तमिल संगम कहाँ शुरू हुआ है अभी? तमिलनाडु, केरला, वाराणसी या कर्नाटका? तो ये जो काशी तमिल संगम है ये वाराणसी में भी स्टार्ट हुआ है। तो यही था वो 56 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे प्रश्नों में से इन 56 प्रश्नों को चुना है। आशा है आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा ये लेक्चर। तो चैनल को प्लीज़ प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।